नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आप सभी ने कक्षा 12 में अध्याय 6 पूरी तरीके से पढ़ लिया। अध्याय 6 में एक टॉपिक रह गया था जो कि है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग यानी डीएनए अंगुली छापी। इसके बारे में आपको इसी वीडियो के अंतर्गत बताया जाएगा। एक सूचना है कि आगे कक्षा 12 में आगे के लेक्चर्स अपलोड नहीं होंगे, तो आप लोग वेट मत करिएगा। अध्याय 7, 8, 9, 10 ये सभी पहले से ही उपलब्ध है यूट्यूब पर हमारे वीडियोज़, आप उन्हीं से पढ़िएगा। आगे के लेक्चर्स के लिए ना तो आप रिक्वेस्ट करेंगे ना ही आप वेट करेंगे, क्योंकि समय का अभाव है और मुझे 11th का भी कुछ है जो चैप्टर्स बच्चे हैं उन्हें कंप्लीट कराना है। तो आप रिक्वेस्ट बिल्कुल भी मत करिएगा, जो पहले अपलोडेड है आप उन्हीं से पढ़िए। वही चीज़ें वहाँ पर भी पढ़ाया हूँ जो आज मैं यहाँ पर पढ़ाऊँगा, तो कोई मतलब नहीं है उसी काम को दोबारा करने का। तो आप लोग उन्हीं से पढ़िएगा। मैं नए प्लेलिस्ट में भी उनको ऐड कर दूँगा, जिससे आपको सीरियल वाइज सारे वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं टॉपिक डीएनए अंगुली छापी यानी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है। तो बुक पर आने से पहले कुछ बातें हम वाइट बोर्ड पर करते हैं। टॉपिक है आपका डीएनए अंगुली छापी यानी डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। डीएनए अंगुली छापी का मतलब क्या होता है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आपने नाम बिल्कुल सुना होगा, बहुत सारे मूवीज़ में सुना होगा, न्यूज़ में सुना होगा। ये क्या होता है? जैसे आपको पता है कि आपका आधार कार्ड बनते समय आपका थंब इम्प्रेशन लिया जाता है, अंगूठे की छाप ली जाती है। क्यों? क्योंकि अंगूठे की जो बनावट है, लाइनिंग्स जो आप देख रहे हैं, वे प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग होता है। तो जैसे अंगूठे की ये जो बनावट है, लाइनिंग है, प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग होता है, उसी प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति का जो डीएनए है उसमें मिलने वाले जो अनुक्रम है, क्षार अनुक्रम, नाइट्रोजन क्षारों का अनुक्रम है, सीक्वेंस है, अलग अलग होता है। तो हम प्रत्येक व्यक्ति की पहचान कर सकते हैं उसके डीएनए से, क्योंकि उसके शरीर के समस्त कोशिकाओं में तो वही डीएनए होगा और उस डीएनए का जो अनुक्रम है वो उसी व्यक्ति में ही होगा। किसी और व्यक्ति के डीएनए अनुक्रम भिन्न होता है। यानी पृथ्वी पर पाए जाने वाले जितने भी मनुष्य हैं सबके डीएनए का अनुक्रम भिन्न होता है। यानी हमारा डीएनए का अनुक्रम कुछ और होगा, आपके डीएनए का अनुक्रम कुछ और होगा, अन्य व्यक्ति का डीएनए का अनुक्रम कुछ और होगा। यानी सभी का डीएनए अलग अलग होता है। यहाँ तक कि हम अपने माँ बाप के भी हमारा जो डीएनए होता है उनसे मैच नहीं करता। 99.9% अगर नाइट्रोजन क्षारों का अनुक्रम मेल खा जाता है तो भी 0.1% का डिफरेंस होता है। 0.1% का जो डिफरेंस होता है वही सभी व्यक्तियों में भिन्न भिन्न होता है। 99.9% जो क्षारों का अनुक्रम है सभी व्यक्तियों में समान होता है। केवल 0.1% के क्षार अनुक्रम की भिन्नता के कारण सभी व्यक्ति का डीएनए अलग अलग हो जाता है। और यही 0.1% का जो अनुक्रमों का, क्षारों का अनुक्रमों का जो डिफरेंस है, उसी की वजह से हम एक दूसरे से अलग दिखाई भी देते हैं। समझ में आया? तो यही डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहलाता है कि हम एक व्यक्ति के डीएनए को दूसरे से पृथक कर सकते हैं और त्वरित माध्यम से हम पता कर सकते हैं कि यह डीएनए किस व्यक्ति का है। इसी को कहते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का बहुत सारे यूज़ होते हैं। एक संतान के ऊपर दावा करने वाले दो भिन्न माता पिताओं के बीच संतान के डीएनए से हम मैच कराकर भी पृथक कर सकते हैं, बता सकते हैं कि कौन उनके असली माँ बाप हैं। क्राइम वाली सीन से मिले खून, लार, इन सभी से हम डीएनए जो प्राप्त करते हैं उससे हम पता कर सकते हैं कि मृत्यु के समय, किसी क्राइम होते समय उसके साथ कौन रहा होगा, गुनहगार कौन रहा होगा, आदि बहुत सारे क्षेत्रों में डीएनए अंगुली छापी का रोल है। तो आपने यह जाना कि सभी व्यक्ति का जो डीएनए है वो अलग अलग होता है, लेकिन याद ये भी रखेंगे कि 99.9% जो क्षारों का अनुक्रम है वह सभी व्यक्तियों में समान होता है। यानी हम कह सकते हैं कि मानव के डीएनए में मिलने वाले क्षार अनुक्रमों का
99.9% अनुक्रम सभी व्यक्तियों में समान होता है। सभी व्यक्तियों में समान होता है। केवल 0.1%। अब बताइए कि मानव के डीएनए में कुल कितने क्षार अनुक्रम मिलते हैं? मानव जीनोम में 3 × 10⁹ तो उसका 0.1% कितना होगा? 3 जीरो हटा दीजिए, यानी कितना होगा? 3 × 10⁶ क्षार अनुक्रम अलग अलग व्यक्तियों में भिन्न होता है। अलग अलग व्यक्तियों में भिन्न होता है। इन्हीं अंतरों के कारण व्यक्तियों के बीच आनुवंशिक विभिन्नता होती है। व्यक्तियों के बीच आनुवंशिक विभिन्नता मिलती है। समझ में आया? सभी व्यक्तियों में 99.9% क्षार अनुक्रम तो समान होते हैं। केवल 0.1% क्षार अनुक्रम ऐसे होते हैं जो हर व्यक्ति का अलग अलग होता है। अब देखिए, डीएनए में क्षार अनुक्रमों की संख्या तो कम तो होती नहीं है। 3 × 10⁹ है, 3 बिलियन क्षार अनुक्रम है। तो अगर उसका सिर्फ 0.1% लिया जाए तो कितना आएगा? 3 × 10⁶ क्षार अनुक्रम। कम नहीं है। इस व्हाइट बोर्ड पर हम बना नहीं पाएंगे, इतने ज़्यादा क्षार अनुक्रम है। तो उनमें विभिन्नताएं पाई जाती हैं। उनमें विभिन्नताओं के कारण सभी व्यक्तियों में आनुवंशिक विभिन्नताएं होती हैं। सभी का आनुवंशिकी अलग है, सभी की डीएनए अलग होती है। क्यों? क्योंकि इसी 0.1% का डिफरेंस होता है सब में। अब डीएनए अंगुली छापी किसे कहते हैं? तो दो व्यक्तियों के डीएनए अनुक्रम की तुलना के लिए या तुलना हेतु डीएनए अंगुली छापी यानी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक त्वरित विधि है। ठीक है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए, यानी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किस लिए कराया जाता है? दो व्यक्तियों के डीएनए अनुक्रम की तुलना के लिए। देखना चाहते हैं कि दो व्यक्तियों के डीएनए में क्या अंतर है, तो उसी के लिए हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रयोग करते हैं। अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को पढ़ने के लिए, यानी उसकी क्रियाविधि को समझने के लिए हमें कुछ और बातों की आवश्यकता पड़ेगी। मैंने आपको बताया था कि डीएनए के अणु में दो खंड होते हैं, एक होता है कोडिंग और एक होता है नॉन कोडिंग। आपको पता है कोडिंग क्षेत्र क्या कहलाता है? एक्सॉन्स, जो प्रोटीन के संश्लेषण में भाग लेता है। नॉन कोडिंग क्षेत्र क्या होता है? इंट्रॉन्स, जो प्रोटीन संश्लेषण में काम नहीं आता। एट द टाइम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस दे आर रिमूव्ड बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्प्लाइसिंग। तो जो नॉन कोडिंग क्षेत्र होती हैं इंट्रॉन्स, ये प्रोटीन संश्लेषण में भाग नहीं लेती, लेकिन
इन्हीं नॉन कोडिंग क्षेत्रों में मिलने वाले अनुक्रमों की भिन्नता के कारण मनुष्यों में आनुवंशिक विभिन्नताएं हैं। मैंने बताया था कि इंट्रॉन्स का कोई रोल प्रोटीन सिंथेसिस में तो नहीं होता, लेकिन डीएनए के स्ट्रक्चर को बनाने में बहुत बड़ा रोल होता है। क्यों? क्योंकि ये सभी व्यक्ति में अलग होते हैं। एक तो ये कि ये व्यक्तियों के बीच आनुवंशिक विभिन्नता का कारण है, जिसके कारण व्यक्तियों में भिन्नता उत्पन्न होती है। व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न होते हैं और उनका डीएनए भी अलग होता है। अब इन्हीं नॉन कोडिंग क्षेत्रों में ही कुछ क्षार अनुक्रमों की अत्यधिक बार पुनरावृत्ति होती है, यानी कुछ क्षार अनुक्रम बार बार रिपीट होते हैं। मैंने आपको बताया था ना, पुनरावृत्ति अनुक्रम रिपीटेड सीक्वेंस कहलाते हैं। तो इन्हीं नॉन कोडिंग क्षेत्र में कुछ पुनरावृत्ति अनुक्रमों की अत्यधिक बार पुनरावृत्ति होती है, जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए विशिष्ट होता है। यानी इन नॉन कोडिंग क्षेत्र में मिलने वाली पुनरावृत्ति अनुक्रमों की संख्या प्रत्येक व्यक्ति के लिए विशिष्ट होता है, क्योंकि एक व्यक्ति के डीएनए में मिलने वाले अनुक्रमों की संख्या दूसरे व्यक्ति से मैच नहीं करता। यानी इन नॉन कोडिंग क्षेत्रों में जितने भी पुनरावृत्ति अनुक्रम पाए जाएंगे वे अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग उनकी संख्याएं होती हैं। तो अब आप सोच सकते हैं कि कितने मनुष्य हैं और सभी मनुष्यों में ये पुनरावृत्ति अनुक्रम भिन्न भिन्न है। यानी हम कह सकते हैं कि मानव जीनोम के अधिकांश भाग में मिलने वाले ये पुनरावृत्ति अनुक्रम उच्च श्रेणी बहुरूपता प्रदर्शित करते हैं। इसका मतलब क्या होता है? उच्च श्रेणी मतलब बहुत ज़्यादा, बहुरूपता मतलब बहुत सारी रूप, क्योंकि पुनरावृत्ति क्रम के बहुत रूप हैं। हर व्यक्ति का पुनरावृत्ति अनुक्रम भिन्न है, तो हम इसे कह सकते हैं कि ये उच्च श्रेणी की बहुरूपता प्रदर्शित करते हैं। इन पुनरावृत्ति अनुक्रमों को क्या कहा जाता है? इन्हें कहते हैं सरल अनुबद्ध पुनरावृत्ति, यानी हम इसे कहते हैं सिंपल टैंडम रिपीट्स, शॉर्ट फॉर्म में एसटीपीज भी कहते हैं, या फिर इन्हें हम अनुषंगी डीएनए या सैटेलाइट डीएनए भी कहते हैं। और सैटेलाइट डीएनए ही डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का आधार होता है। ठीक है, तो इतनी बातें आप पहले याद कर लीजिए कि डीएनए के खंड में दो क्षेत्र होते हैं, कोडिंग क्षेत्र और नॉन कोडिंग क्षेत्र। कोडिंग क्षेत्र प्रोटीन सिंथेसिस में भाग लेता है, नॉन कोडिंग क्षेत्र प्रोटीन सिंथेसिस में भाग नहीं लेता। और नॉन कोडिंग क्षेत्र में बहुत सारे पुनरावृत्ति अनुक्रम पाए जाते हैं। ये पुनरावृत्ति अनुक्रम प्रत्येक व्यक्ति के लिए विशिष्ट होता है, क्योंकि एक व्यक्ति के डीएनए में मिलने वाले पुनरावृत्ति अनुक्रमों की संख्या दूसरे से मैच नहीं करती। मानव जीनोम के अधिकांश भाग में मिलने वाले ये पुनरावृत्ति अनुक्रम उच्च श्रेणी बहुरूपता प्रदर्शित करते हैं, और इन्हें हम क्या कहते हैं? सरल अनुबद्ध पुनरावृत्ति, यानी सिंपल टैंडम रिपीट्स, एसटीपीज, या इसे हम सैटेलाइट डीएनए या अनुषंगी डीएनए कहते हैं। अनुषंगी डीएनए या सैटेलाइट डीएनए पता हुआ क्या होता है? नॉन कोडिंग क्षेत्र में पाए जाने वाले पुनरावृत्ति अनुक्रमों को कहते हैं। अब ये पुनरावृत्ति अनुक्रम क्या होता है, इनके बारे में भी मैंने आपको बता दीजिए। जैसे कि पुनरावृत्ति अनुक्रम क्या होते हैं कि मान लो कि ACCA है, तो यही बार बार आता रहे, फिर आ जाए ACCA, फिर आ जाए ACCA, तो इन्हीं को कहते हैं पुनरावृत्ति अनुक्रम। पुनरावृत्ति अनुक्रम, ठीक है। यहाँ पर लाइन थोड़ी लंबी हो गई, नहीं तो सोचो कि ये हो गए। बार बार इन्हीं की आवृत्ति होती है, पुनरावृत्ति मतलब बार बार आवृत्ति होती है, तो इन्हीं को हम पुनरावृत्ति अनुक्रम कहते हैं। तो क्लियर हुआ? आपने क्या जाना कि डीएनए के अणु में दो खंड होते हैं, कोडिंग और नॉन कोडिंग। कोडिंग खंड प्रोटीन सिंथेसिस में भाग लेता है और नॉन कोडिंग खंड प्रोटीन सिंथेसिस में भाग नहीं लेता। नॉन कोडिंग क्षेत्रों में मिलने वाली भिन्नता के कारण व्यक्तियों में आनुवंशिक विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। कुछ नॉन कोडिंग खंडों में डीएनए के क्षार अनुक्रमों की बार बार पुनरावृत्ति होती है, जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए विशिष्ट होता है। और क्योंकि एक व्यक्ति के डीएनए में मिलने वाले इन पुनरावृत्ति अनुक्रमों की संख्या दूसरे से भिन्न होती है, और इन्हें हम क्या कहते हैं? सरल अनुबद्ध पुनरावृत्ति, एसटीपीज, या फिर हम इसे सैटेलाइट डीएनए या अनुषंगी डीएनए कहते हैं। यानी आप अब याद करेंगे,
याद करेंगे कि डीएनए के अणु में कोडिंग खंड व नॉन कोडिंग खंड पाए जाते हैं। कोडिंग खंड को एक्सॉन्स कहते हैं, जो प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है तथा नॉन कोडिंग खंड को एंट्रॉन्स कहते हैं, जो प्रोटीन संश्लेषण में भाग नहीं लेता। इन्हीं नॉन कोडिंग खंडों में भिन्नता के कारण मनुष्य में या व्यक्तियों में आनुवंशिक विभिन्नता मिलती है। आनुवंशिक विभिन्नता पाई जाती है। अब कुछ नॉन कोडिंग खंडों में क्षार अनुक्रमों की अत्यधिक बार पुनरावृत्ति होती है। कुछ नॉन कोडिंग खंडों में क्षार अनुक्रमों की पुनरावृत्ति होती है, जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए विशिष्ट होता है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए विशिष्ट होता है। क्यों? तो इसका रीज़न है क्योंकि एक व्यक्ति के डीएनए के पुनरावृत्ति अनुक्रमों की संख्या दूसरे व्यक्ति से मैच नहीं करता, मेल नहीं खाता। क्लियर है बात? नॉन कोडिंग खंडों में ही जो क्षार अनुक्रम है उनकी बार बार पुनरावृत्ति होती है, जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए विशिष्ट होता है, और एक व्यक्ति के डीएनए के पुनरावृत्ति अनुक्रमों की संख्या दूसरे से मैच नहीं करती, इसीलिए वो व्यक्ति के लिए वो अनुक्रम विशिष्ट हो जाता है। नेक्स्ट,
मानव जीनोम के अधिकांश भाग में मिलने वाले ये पुनरावृत्ति अनुक्रम उच्च श्रेणी बहुरूपता प्रदर्शित करते हैं। इन्हें सरल अनुबद्ध पुनरावृत्ति यानी सिंपल टैंडम रिपीट्स शॉर्ट फॉर्म में इसे STPs कहते हैं, या अनुषंगी DNA सैटेलाइट DNA कहते हैं। और याद करिए इतना, सैटेलाइट DNA ही DNA फिंगरप्रिंटिंग का आधार होता है। सैटेलाइट DNA ही DNA फिंगर प्रिंटिंग का आधार है। क्लियर है बात? तो DNA अंगुली छापी का आधार क्या है? सैटेलाइट DNA। सैटेलाइट DNA क्या होता है? नॉन कोडिंग क्षेत्र पर पाए जाने वाले क्षार अनुक्रमों की पुनरावृत्ति खंड को कहते हैं। क्लियर? ठीक, उम्मीद है कि आपने ये अभी समझ लिया। तो पहले एक बार फिर से हम इससे रिपीट करते हैं। दो व्यक्तियों के बीच तुलना करने की दो व्यक्तियों की DNA के बीच तुलना करने की जो विधि है वो क्या कहलाती है? DNA फिंगरप्रिंटिंग। DNA फिंगरप्रिंटिंग का आधार क्या है? सैटेलाइट DNA। सैटेलाइट DNA क्या होता है? तो चूंकि DNA के खंड पे DNA के अणु पर दो खंड पाए जाते हैं, कोडिंग और नॉन कोडिंग। नॉन कोडिंग क्षेत्र पर कुछ क्षार अनुक्रमों की बार बार पुनरावृत्ति होती है, इन्हीं को हम सैटेलाइट DNA कहते हैं। और सैटेलाइट DNA हर व्यक्ति में अलग अलग होता है। लंबाई और पुनरावृत्ति इकाइयों की संख्या के आधार पर सैटेलाइट DNA भी दो प्रकार का होता है। इनमें से जो एक अपरिवर्तनशील मिनी सैटेलाइट होता है उसे VNTRS कहते हैं, और यही VNTRS सभी व्यक्तियों में अलग अलग होता है। दो चीज़ें यहाँ पर इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये कि ये अपरिवर्तनशील होता है, VNTRS अपरिवर्तनशील होता है, दैट कैन नॉट बी चेंज थ्रू आउट दियर लाइफ। तो पहली बात तो ये चेंज नहीं होता, अपरिवर्तनशील है, इस वजह से जीवन पर्यंत इसकी जो अनुक्रम है वही बनी रहती है। तो VNTRS अपरिवर्तनशील होता है, और इसी के आधार पर DNA की फिंगरप्रिंटिंग की प्रक्रिया कराई जाती है, और सभी व्यक्तियों में यह भिन्न भिन्न होता है। तो ये भी पॉइंट आप याद कर लीजिए कि लंबाई व पुनरावृत्ति इकाइयों की संख्या के आधार पर सैटेलाइट DNA दो
मुख्य प्रकार का होता है। इनमें से एक अपरिवर्तनशील पुनरावृत्त मिनी सैटेलाइट होता है, जो अनुबद्ध पुनरावर्तकों की विभिन्न संख्या, जिसे इंग्लिश में VNTRS वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स कहते हैं। वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स यानी VNTRS कहते हैं। यही VNTRS सभी व्यक्तियों में अलग अलग होता है और इसी के आधार पर DNA फिंगरप्रिंटिंग के माध्यम से हम दो भिन्न व्यक्तियों के DNA को हम पृथक कर सकते हैं। और प्रत्येक VNTRS में लगभग 10 से 60 क्षार युग्म होते हैं। प्रत्येक VNTRS में 10 से 60 क्षार युग्म होता है। ठीक है, बस ये था कुछ महत्वपूर्ण जानकारी DNA अंगुली छापी की प्रक्रिया को पढ़ने से पहले। तो आपने देखा कि सैटेलाइट DNA भी दो मुख्य प्रकार का होता है, जिनमें से एक जो अपरिवर्तनशील होता है, जो कभी परिवर्तित नहीं होता, जिसे हम VNTRS कहते हैं। इसी के आधार पर हम DNA की फिंगरप्रिंटिंग की प्रक्रिया को कराते हैं। अब आते हैं, हम समझते हैं कि DNA की फिंगरप्रिंटिंग प्रक्रिया कैसे होती है। आइए देखते हैं DNA फिंगरप्रिंटिंग की क्रियाविधि। DNA अंगुली छापी की क्रियाविधि यानी प्रोसेस ऑफ DNA फिंगर प्रिंटिंग। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि DNA फिंगरप्रिंटिंग प्रक्रिया की खोज किसने किया था। तो इसके खोज किए थे एलेक जेफरीज ने इस प्रक्रिया की खोज की थी। उन्होंने अनुषंगी DNA यानी सैटेलाइट DNA का प्रोब के रूप में प्रयोग किया और DNA फिंगरप्रिंटिंग की प्रक्रिया को खोजा था। DNA फिंगरप्रिंटिंग एक प्रक्रिया है जिसे आप कर कर ही सीख पाओगे। तो ये इतना इजी भी नहीं है कि हर जगह ये सिखाया जाता हो, कॉस्टली भी होता है, तो पॉसिबल नहीं होता। हमें परीक्षा की दृष्टि से वो महत्वपूर्ण बातें जाननी है जो यहाँ से पूछे जा सकते हैं। DNA की फिंगरप्रिंटिंग क्रियाविधि में कुल 9 स्टेप होते हैं। कौन कौन से? पहला DNA स्रोत। सबसे पहले हम DNA का स्रोत पता करते हैं। फिर दूसरा DNA का विस्तारण। याद करते चलिए, DNA के फिंगरप्रिंटिंग क्रियाविधि के 9 स्टेप। पहला DNA स्रोत, दूसरा DNA का विस्तारण, तीसरा DNA का विखंडन, चौथा DNA खंडों का पृथक्करण, उसके बाद पांचवा एकल श्रृंखला वाले
डीएनए का निर्माण। छठवां सदर्न ब्लॉटिंग। सातवां डीएनए प्रोब्स। आठवां संकरण। और नौवां एक्स किरण का यानी एक्सरेज का फिल्म पर डालना। ठीक है, 9 स्टेप है, याद करिए। डीएनए का स्रोत, डीएनए का विस्तारण, डीएनए का विखंडन, डीएनए खंडों का पृथक्करण, एकल श्रृंखला वाले डीएनए का निर्माण, सदर्न ब्लॉटिंग, डीएनए प्रोब, संकरण और एक्स किरण का फिल्म पर डालना। अब इस प्रक्रिया में जो पहला प्रोसेस होता है, स्टेप है, वह है डीएनए स्रोत। तो डीएनए का हम स्रोत पता करते हैं, वहाँ से हम डीएनए को कलेक्ट करते हैं। कहाँ से हम कलेक्ट कर सकते हैं? त्वचा से, खून से, बाल से या लार से। क्राइम सीन के स्थान पर हमें इन चीज़ों में से कोई भी चीज़ मिल जाती है तो हमें डीएनए इसका मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो हम डीएनए का स्रोत पता करते हैं, त्वचा, खून, बाल, लार, इन सभी को हम उठा लाते हैं। अब ये चूँकि बहुत छोटी अमाउंट में होती हैं, कम अमाउंट में होती हैं, तो इनमें कोशिकाएं भी कम होंगी, उस कोशिका में डीएनए भी कम होगा। इनके कोशिका के केंद्रक से डीएनए निकालें कैसे? तो ये जब हम प्राप्त कर लेते हैं तो इनकी कोशिका से उस डीएनए को निकाला जाता है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड द्वारा। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड द्वारा हम कोशिका के केंद्रक से डीएनए को अलग करते हैं। इन जगहों से पाए हुए डीएनए को हम निकालते हैं अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड द्वारा। अब अगर जो प्राप्त डीएनए है उसकी मात्रा कम है, तब हम डीएनए का विस्तारण करते हैं, यानी एक्सटेंशन ऑफ डीएनए। डीएनए की संख्या कम है तब हम ये करेंगे, अपर्याप्त है तो कोई बात नहीं कर सकते। तो डीएनए का विस्तारण, यानी डीएनए अगर कम है तो उसका विस्तारण हम किस मेथड का द्वारा करते हैं? पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन बताया गया आपको, पॉलीमरेज श्रृंखला अपक्रिया द्वारा एक डीएनए से उस डीएनए की हजारों प्रतिलिपियां हम बना सकते हैं। तो पीसीआर की मदद से हम उस डीएनए की बहुत सारी प्रतियां प्राप्त करते हैं। अब उस डीएनए का हम विखंडन करते हैं, कौन सी एंजाइम की मदद से? प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम की मदद से, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम की मदद से हम उस प्राप्त डीएनए के बहुत सारे खंड करते हैं। अब इन खंडों को पृथक करते हैं, क्योंकि उन खंडों में कुछ बड़े होंगे, कुछ छोटे होंगे। तो उन खंडों को पृथक करने के लिए हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रक्रिया का सहारा लेते हैं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में भी आपको अध्याय 12 में पूरी तरीके से बताया गया है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जब हम पृथक किए खंडों को रखते हैं तो वे खंड छोटे से बड़े के क्रम में व्यवस्थित हो जाते हैं। अब चूंकि डीएनए तो डबल स्टैंडर्ड होता है, तो हम इसके डबल स्टैंड को अलग करते हैं, एकल श्रृंखला वाले डीएनए का निर्माण करते हैं। जब हम उस डीएनए को क्षारीय माध्यम में रख देंगे तो क्षारीय माध्यम में रखने से उस डीएनए के दोनों श्रृंखलाएं अलग हो जाती हैं। अब ये डीएनए एकल श्रृंखला वाला हो जाता है। अब इस डीएनए को हम, जो प्राप्त डीएनए है, एकल श्रृंखला वाली डीएनए है छोटे छोटे खंड में, इनको हम नायलॉन या फिर नाइट्रोसेलुलोज की झिल्ली के द्वारा वहाँ से उठा लेते हैं उस झिल्ली पर। इसे हम कहते हैं सदर्न ब्लॉटिंग। इसमें हम क्या करते हैं? नायलॉन या नाइट्रोसेलुलोज झिल्ली द्वारा डीएनए के एकल श्रृंखला वाले छोटे छोटे डीएनए के खंड को हम इस झिल्ली पर उठा लेते हैं। अब इस झिल्ली पर क्या है?
छोटे छोटे डीएनए के खंड, लेकिन वे खंड क्या है, एकल श्रृंखला वाले हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड हैं। अब हम प्रयोग करते हैं डीएनए प्रोब्स का। डीएनए प्रोब्स क्या होते हैं? डीएनए प्रोब्स नाइट्रोजन क्षारकों से बने हुए डीएनए के छोटे छोटे खंड होते हैं, लेकिन समस्या ये है, समस्या क्या, विशिष्टता ये है डीएनए प्रोब्स की। डीएनए प्रोब्स की विशिष्टता क्या होती है कि ये रेडियो एक्टिव होते हैं, यानी इनमें हम रेडियो एक्टिव मटेरियल का प्रयोग करते हैं, क्योंकि रेडियो एक्टिव जो मटेरियल होते हैं वो उसको एक्स किरण या एक्स रे पार नहीं कर पाती। तो जब डीएनए प्रोब्स में हम रेडियो एक्टिव मटेरियल का प्रयोग करेंगे और जब हम उस पर एक्सरे डालेंगे तो एक्सरे इन रेडियो एक्टिव डीएनए प्रोब्स को पार नहीं कर पाती और इन्हीं का फिल्म बन जाता है उस पर, एक्सरे फिल्म पर, वही कहलाती है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अब जैसा भी डीएनए में जैसे भी क्रम होगा, छोटा बड़ा, उसी के हिसाब से ये डीएनए प्रोब्स उस पर जुड़ेंगे, उसी हिसाब से उसका लाइनिंग बनेगी एक्सरे पर, वही डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहलाती है। संकरण कराते हैं, यानी जो डीएनए प्रोब्स हैं ये भी एकल श्रृंखला वाले होते हैं, और जो नायलॉन की झिल्ली पर डीएनए है वो भी एकल श्रृंखला वाली है। तो डीएनए प्रोब्स जो एकल श्रृंखला वाली होती हैं वो इन छोटे छोटे डीएनए के खंड जो एकल श्रृंखला वाले हैं नायलॉन झिल्ली पर, उनसे जाकर जुड़ जाती है, जैसी जिसकी लेंथ होगी उसी के अकॉर्डिंग जुड़ जाते हैं। अब हम उस पर एक्सरे डालते हैं, एक्सरे डालते हैं तो हमें विभिन्न प्रकार की लंबाई की हमें चिन्ह दिखाई पड़ते हैं, वही कहलाता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है, बस ये 9 स्टेप होते हैं, सिंपल है। उस क्राइम वाले सीन से हम डीएनए स्रोत को प्राप्त करेंगे, खून, बाल, लार जो भी मिलेगा हम उठाएंगे। उसके बाद हम अल्ट्रासेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा उसमें उपस्थित डीएनए को अलग करेंगे। फिर डीएनए का विस्तारण, अगर डीएनए कम मिला है तो हम उसकी संख्या को बढ़ाने के लिए पीसीआर की मदद लेंगे, डीएनए खूब सारा हो जाएगा। अब उस डीएनए का विखंडन करेंगे, यानी छोटे छोटे खंडों में तोड़ेंगे प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के द्वारा। फिर डीएनए खंडों को पृथक करेंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के माध्यम से, छोटे छोटे जो खंड टूटे हैं वे एक व्यवस्थित क्रम में आ जाए, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के माध्यम से एक व्यवस्थित क्रम में कर देते हैं। फिर हम एकल श्रृंखला वाले डीएनए का निर्माण करते हैं, उसमें क्षारीय माध्यम ऐड कर देते हैं, जिससे उसके जो दोनों डबल स्ट्रैंड हैं वो अलग हो जाए, सिंगल स्ट्रैंड में या एकल श्रृंखला में विभक्त हो जाए। फिर सदन ब्लॉटिंग करते हैं, जो विभक्त हुए एकल श्रृंखला वाले डीएनए उस पर नायलॉन की झिल्ली रखेंगे और फिर उसे उठा लेंगे, तो नायलॉन की झिल्ली पर हमें डीएनए की एकल श्रृंखला वाले पृथक हुए खंड मिल जाएंगे। फिर हम डीएनए प्रोब्स का प्रयोग करते हैं जो कि रेडियो एक्टिव होते हैं, और फिर हम संकरण का प्रयोग करते हैं। डीएनए प्रोब्स को हम उसमें ऐड करते हैं नायलॉन की झिल्ली पर, तो जो डीएनए प्रोब्स हैं वो एकल श्रृंखला वाले डीएनए से जाकर जुड़ जाते हैं, इसे हम संकरण कहते हैं। फिर हम उस पर एक्सरे डालते हैं और जो फिल्म हमें प्राप्त होती है उस पर हम देखते हैं, विचार करते हैं कि क्या किससे मैच कर रहा है। आइए अब हम देखते हैं फिगर को। देखिए, सबसे पहले हम डीएनए सैंपल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, अलग करते हैं अल्ट्रासेंट्रीफ्यूगेशन की मदद से, छोटे छोटे खंडों में तोड़ते हैं, फिर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के माध्यम से व्यवस्थित करते हैं, फिर इसे हम नायलॉन झिल्ली पर ट्रांसफ़र करते हैं, फिर इस पर हम डीएनए प्रोब्स को ऐड करते हैं और फिर हम एक्सरे डालते हैं, तो हमें ऐसी पट्टियाँ दिखाई देती हैं, छोटी बड़ी गहरी मोटी ऐसी दिखाई देती हैं। अब जो एनसीईआरटी में फिगर दिया गया वो ये एक क्राइम सीन है, उस क्राइम सीन से हमें एक डीएनए ये मिला है, उसकी हमने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की। अब देखिए, एक क्राइम सीन था जहाँ से हमें एक डीएनए मिला था, जिसे सी डीएनए कह देंगे उस डीएनए को, और उसका जब हमने फिंगरप्रिंटिंग किया तो हमें ये पैटर्न मिला। हमें 2 व्यक्तियों पर शक था, ए और बी, या तो ये उससे संबंधित हो सकते हैं उस क्राइम सीन से। तो जब ए का जब हमने फिंगरप्रिंटिंग किया, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किया, तो हमें ये पैटर्न मिला। जब बी का हमने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किया तो ये पैटर्न मिला। तो अब आप बता सकते हैं कि क्राइम सीन से जो मिला डीएनए था वो किसके डीएनए से मैच कर रहा। देखिए, रेड, ग्रीन, ब्लू, बी वाले से मैच करा। तो इस प्रकार से हम क्राइम सीन में उपस्थित डीएनए से क्रिमिनल का पता लगा सकते हैं, माता पिता का उनके बच्चे से समानता प्रदर्शित कर सकते हैं। देखिए, माता पिता और बच्चे की डीएनए फिंगरप्रिंट एक समान बिल्कुल भी नहीं होती, लेकिन बहुत सारी समानताओं के आधार पर यह सिद्ध किया जा सकता है कि ये जो लड़का है, लड़की है, ये इनके माता पिता ये हैं। ठीक है, बस यही था आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। आइए अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का
महत्व क्या है, प्रयोग क्या है। तो इससे विभिन्न प्रकार के आपराधिक मामलों, कत्ल व बलात्कार जैसे अपराधियों को पहचानने के लिए प्रयोग किया जाता है। पितृत्व और मातृत्व झगड़ों में संतान के वास्तविक माता पिता की पहचान की जा सकती है। मानव वंशावली के अध्ययन में इसका प्रयोग किया जा सकता है। आनुवंशिक बीमारियों की पहचान किया जा सकता है। जंगली जानवरों के आनुवंशिक विविधताओं के अध्ययन एवं उनमें ब्रीडिंग पैटर्न्स की जानकारी प्राप्त की जा सकती है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के माध्यम से। बस आज ये पूरा अध्याय पूरी तरीके से समाप्त हो गया है। अब इस टॉपिक से रिलेटेड जो नीट में क्वेश्चन पूछे गए उन्हें हम देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि डीएनए अंगुली छापी यानी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में डीएनए अनुक्रम में कुछ विशिष्ट स्थानों में विभिन्नताएं की पहचान की जाती हैं। तो बताइए डीएनए के अनुक्रम में कुछ विशिष्ट विभिन्नताएं क्या थी? पुनरावृत्ति डीएनए का पाया जाना, पुनरावृत्ति अनुक्रमों का पाया जाना। इस विशिष्ट स्थानों को क्या कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा? अनुषंगी डीएनए या पुनरावृत्ति डीएनए या एकल न्यूक्लियोटाइड या बहुरूपीय डीएनए। तो देखिए यहाँ पर अनुषंगी डीएनए नहीं कहलाएगा। आप लोग सोच रहे होंगे अनुषंगी डीएनए, देखिए अनुषंगी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का आधार है जिसके माध्यम से हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कराते हैं। लेकिन व्यक्तियों में भिन्नता का जो मेन कारण है वो है पुनरावृत्ति डीएनए की उपस्थिति। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा। डीएनए में उपस्थित पुनरावृत्ति डीएनए ही विभिन्नताओं की पहचान के लिए आवश्यक होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुषंगी डीएनए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उन प्रोटीनों के लिए कोड करता है। पहली बात तो अनुषंगी डीएनए किसी प्रोटीन को कोड नहीं करता, छोड़ दीजिए। समष्टि में उच्च कोटि की बहुरूपता और साथ ही एक व्यक्ति में उतनी ही कोटि की बहुरूपता प्रदर्शित करता है जिसकी वंशांगति जनकों से बच्चों तक हो सकती है। मैंने बताया था अनुषंगी डीएनए क्या करता है? उच्च श्रेणी की बहुरूपता प्रदर्शित करता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। बस इतने क्वेश्चन आपके इस टॉपिक से पूछे गए थे। उम्मीद है कि सारे क्वेश्चन नीट के हो गए हैं जो भी इस अध्याय से थे, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आपकी ये सारी चीज़ें समझ में भी आई हैं। और मैंने जो आपसे शुरुआत में कहा था उस बात को भी ध्यान रखिएगा। अध्याय 6 समाप्त हो गया है। कक्षा 12 में इसके आगे के अध्याय के अब वीडियो अपलोड नहीं होंगे। ना तो आप वेट करेंगे ना ही आप रिक्वेस्ट करेंगे। जो उपलब्ध है वीडियोस मैंने जो यूट्यूब पर पहले अपलोड कर दिया है, आपको अब उसी से पढ़ना है। ठीक है, बस आप लोग अच्छी तरीके से पढ़िए। उम्मीद करूँगा कि सभी अच्छे मार्क्स लाएंगे क्योंकि हर साल रिज़ल्ट अच्छा जा रहा है हमारे चैनल के द्वारा बायोलॉजी में, और इस साल भी अच्छा ही जाए ये मेरा उम्मीद है आपसे। आप जितनी मेहनत मैं किया हूँ इससे कहीं गुना आपको करना है, आपको अपने आप को प्रूफ करना है। ठीक है, धन्यवाद।